सो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2 सेल चैप्टर का। तो सेल चैप्टर के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन तक। एंड जो हमारा ये पार्ट 2 है इसमें हम लोग सेल वॉल से लेके पूरा लास्ट तक खत्म कर देंगे सेल चैप्टर को। तो गाइज इस वीडियो को आप लोग को देखने के बाद एकदम एनसीईआरटी जो है एकदम फुल्ली एकदम बढ़िया से आप लोग को समझ में आने वाली है। आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना और एनसीईआरटी को ज़रूर रटना, क्योंकि बिना एनसीईआरटी रटे आपको मतलब एग्ज़ाम मतलब उतना बढ़िया नहीं जाने वाला। इसलिए आपको अगर फुल में से फुल मार्क्स चाहिए, आप लेक्चर देखो देन आप एनसीईआरटी रीड करो, सारा चीज़ एकदम बढ़िया समझ में आएगा एंड पूरा फुल मार्क्स आपका आएगा, नीट हो या बोर्ड हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल वॉल से। तो सेल वॉल में हम लोग क्या देखेंगे, सेल वॉल जो मेनली प्रेजेंट होता है हमारा, मेनली प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा मोनेरा। ठीक है, इसमें हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो मोनेरा किंगडम में हमारे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और किस में प्रेजेंट होता है, और होता है किंगडम फंजाई में और किंगडम प्लांटेई में। ठीक है, और एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। जो हमारा सेल वॉल है वो एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। एंड अगर हम रोल ऑफ सेल वॉल देखें, रोल ऑफ सेल वॉल, रोल ऑफ सेल वॉल देखें तो जो सेल वॉल है हमारा क्या करता है, हमारा सेल को शेप देता है, प्रोवाइड प्रोवाइड शेप शेप एंड दूसरा सेल को शेप देता है पहला, एंड दूसरा हमारा प्रिवेंट प्रिवेंट फ्रॉम प्रिवेंट फ्रॉम अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, जो मैक्रोमोलिक्यूल हमारे ना घुसे सेल में, उन मैक्रोमोलिक्यूल को ये जाने से प्रिवेंट करता है, सेल में घुसने से प्रिवेंट करता है। एंड तीसरा चीज है हमारा ये हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। एंड चौथा काम ये क्या करता है कि प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी बचाता है। एंड तो ये रूल्स जो है हमारे एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, तो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो सेल के शेप को, सेल का शेप प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर शेप एंड प्रिवेंट फ्रॉम अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल का सेल से जब इंटरेक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कोई सेल को इन्फेक्शन ना लग जाए उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो एंड अब हम लोग कुछ और चीजें भी देखते हैं। ठीक है, सेल के बारे में, और जो लाइन छूट गई होगी उससे मैं अभी एनसीईआरटी रीड करूंगा, आप लोग को वो भी लाइन कवर हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सेल वॉल सेल वॉल में हमारा क्या होता है कि
मतलब अब हम लोग एल्गी में सेल वॉल देखते हैं, ठीक है। एल्गी में जो सेल वॉल होता है वो किस किस चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो एल्गी का सेल वॉल, मान लो ये सेल है, कोई भी एल्गी है मान लो, ठीक है। तो उसका ये सेल वॉल है, तो इसको हम लोग देखते हैं इधर, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा सेल वॉल होता है इसमें, ठीक है। ये मान लो ऐसा ऐसा, ये होती है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज और सेलुलोज, ठीक है। और ये होती है सेलुलोज के बीच में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ये इसमें हमारे कई सारी चीज होते हैं, इसमें तीन चीज होते हैं। कौन कौन से? इसमें होते हैं हमारे गैलेक्टन्स, गैलेक्टन्स और कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड तीसरा होता है मन्नास, ठीक है। और अगर हम प्लांट में सेल वॉल की बात करें कि प्लांट का सेल वॉल किससे बनता है, ठीक है। प्लांट सेल, प्लांट सेल में हम अगर सेल वॉल देखें तो इसमें हमारा कुछ ऐसी सेलुलोज की लेयर होती है, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट क्या रहता है कि इधर हमारा कुछ ऐसे पैक्टिन्स होते हैं, इन्हें कहते हैं पैक्टिन, पैक्टिन। और इन्हें हम लोग सेलुलोज ही कहते हैं। और इधर हमारा पैक्टिन होता है, पैक्टिन से हमारे कुछ ऐसे टाइप के हेमी सेलुलोज जुड़े होते हैं, हेमी सेलुलोज, ठीक है। हेमी सेलुलोज होते हैं। और ये हमारा इसमें भी एक मैट्रिक्स होता है, बट इस मैट्रिक्स में गैलेक्टस मन्नस ये सब नहीं होते हैं, इनमें होता है इस मैट्रिक्स में, इसमें सिर्फ हमारा प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। इसमें हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग को एक और चीज पढ़ना है। जो प्लांट सेल होता है हमारा, उनमें हमारा जो ये मान लो सेल वॉल है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है, अगर मान लो यंग प्लांट सेल है तो उसमें जो सेल वॉल होता है उसे हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। एंड फिर उसके बाद अगर वो मैच्योर हो जाता है वो प्लांट सेल, तो उसे उसमें हमारा सेकेंडरी सेल वॉल आ जाता है। और जो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो हमारा डीनेचर हो जाता है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल बनता है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ से बनता है। मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमारा सेल वॉल है। तो हमारा जो सेकेंडरी सेल वॉल होगा वो कुछ इधर ऐसा ऐसा बन जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला जो ऊपर वाला जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल जो होगा वो हमारा डिमिनिश हो जाएगा, मतलब कि डिमिनिश हो जाएगा। एंड हमारा जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल, कुछ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट इन यंग प्लांट सेल, मैं इधर ही बता दे रहा हूँ। और सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट इन मैच्योर प्लांट सेल, ठीक है। मैच्योर प्लांट सेल, ठीक है। तो गाइस सेल वॉल में एक तो गाइस आगे अगर हम लोग देखें तो जो हमारे नेबरिंग सेल्स होते हैं, मान लो ये एक सेल्स हुआ, ठीक है, ये एक सेल्स हुआ, ये एक सेल्स हुआ। तो ऐसे कई सारे सेल्स जो होते हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं प्लांट्स वगैरह में। तो उससे चिपकाने का कौन करता है? एक मिडल लेमिला होता है जो कि उनको चिपकाने का काम करता है, ठीक है। मिडल लेमिला, मिडल लेमिला ये क्या करता है? glue together, it glues cell
टुगेदर, ठीक है। ये सारे सेल्स को चिपका के रखता है, ठीक है। ये किसका बना होता है? ये बना होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ये कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, ठीक है। अब मिडल लेमिना और सेल का जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू एक रास्ता गया होता है, ठीक है। एक रास्ता गया होता है जिसकी वजह से दो नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। ये क्या, दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, ठीक है। कनेक्ट कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। तो कौन से सेल्स? नेबरिंग सेल्स, जो हमारे इधर में ऐसे लिख दे रहा है, नेबरिंग सेल्स, जो आसपास के सेल्स होते हैं एकदम सटे सटे होते हैं, उनको ये कनेक्ट कर देता है, उनका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक हो गया मिडल लेमला, एक हो गया प्लाज्मोडेस्मेटा। तो अब हम लोग पढ़ने जाते हैं दूसरा टॉपिक अपना, ठीक है। सो गाइज अब मैं पढ़ाने वाला हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल चैप्टर का, ठीक है। तो एकदम अच्छे से प्रोसेस समझाऊंगा, एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर समझा के, ठीक है। मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब समझते हो? न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसी न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से हमारे कुछ और ट्यूब लाइक्स, हमारे कुछ और बढ़ते हैं ऐसे, मतलब वही मेम्ब्रेन हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? उसी को हम लोग क्या देते हैं? उसी को हम लोग कह देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखो क्या होगा, अभी देखना। इस पे हमारे कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं ट्यूब लाइक्स, एंड और ज्यादा ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। अब मान लो अगर इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रफ और एक होते हैं स्मूथ। तो रफ और स्मूथ कब कहेंगे? अगर इस पे हमारे क्या होते हैं? आरबीसी अटैच है, ठीक है। आरबीसी क्या होते हैं? जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग आरबीसी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आरबीसी प्रेजेंट है, तो उसे कहेंगे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर, ठीक है। और अगर हमारे इस पे आरबीसी नहीं कनेक्ट है, आरबीसी नहीं अटैच है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्मूथ ईआर, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ईआर, ठीक है। इसका मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है ईआर, ठीक है। और अब दोनों काम क्या करते हैं? फंक्शंस, फंक्शंस में बता देता हूँ और कैसे डिस्कवर हुआ। देखो, ये डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। जब आगे हमारे डेवलपमेंट वगैरह हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप निकला, तो फिर इसके बाद सेल को देखा गया तो पता चला कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फंक्शन है, तो इसको नाम दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसको खोजा गया था किसके जरिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो डिस्कवर बाय, लिख सकते हो डिस्कवरी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको, ठीक है। इसका डिस्कवरी कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हुआ, ठीक है। और रफ ईयर और ये स्मूथ ईयर, ठीक है। तो रफ ईयर को हम लोग बोल सकते हैं। रफ ईयर का अभी फंक्शन बता दे रहा हूँ, और स्ट्रक्चर तो आप लोग देख ही लिए हैं, ठीक है।
और स्मूथ ईआर। देखो स्मूथ ईआर क्या करता है हमारा, ये ज़्यादा काम नहीं करता है, ये हमारा करता है कि लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस। और एनिमल्स में क्या करता है? इन एनिमल स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सिंथेसिस स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, सिंथेसिस स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। और ये क्या करता है? रफ यार हमारा इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन हमारा, इसको एक और बात बता रहा हूँ, ठीक है, आरबीसी नॉट अटैच, इस पे आरबीसी अटैच होता है, आरबीसी अटैच्ड, ठीक है। और इसका इस फंक्शन अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या बता सकता हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनवाता है, ठीक है। तो सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है। इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है पढ़ने को, मतलब बस इतना याद रखना कि रफ ईआर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इस पे आरबीसी अटैच होते हैं, और स्मूथ ईआर हमारा आरबीसी नहीं अटैच होते हैं, और लिपिड सिंथेसिस करता है एनिमल्स में, सिंथेसिस स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक है। तो स्टेरॉइडल हार्मोन आप लोग जानते हो, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जैसे कि ये सब होते हैं हमारे, ठीक है। आगे हार्मोन चैप्टर में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको अगर एक और पॉइंट लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, डिराइव फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन। और इसको लिख सकते हो तुम लोग डिराइव्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिराइव फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन तब भी आप लोग लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिराइव्ड फ्रॉम, यही आरबीसी हट जाते हैं तो हमारा स्मूथ ईआर बन जाता है, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम आर ई आर, ठीक है, मैं आर ई आर लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको आर ई आर कहते हैं, सॉरी, आर ई आर, ठीक है। और इसको एस ई आर कहते हैं, एस ई आर, शॉर्ट फॉर्म है ये सब, ठीक है। तो कहाँ कैसे बना? जो हमारा न्यूक्लियर तोड़ है उससे बना है, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना, डिराइव फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये डिराइव फ्रॉम आर ई आर, ठीक है। और एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि कोऑर्डिनेटेड, कुछ ऐसा लिखा गया है, मतलब कि कोऑर्डिनेट होता है, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको मैं अभी जब एनसीईआरटी रीड करूंगा तो उस समय ही एकदम बढ़िया से आप लोगों को समझा दूंगा। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, किसका किसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और भी कई चीजें हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, उन सब का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। उन्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सब साथ साथ चलते हैं। पहले ये अपना फंक्शन करता है, फिर इसका जो फिर उसमें इससे ही जुड़ा रहता है, उनका भी फंक्शन इससे ही जुड़ा रहता है, लेकिन फंक्शन अलग अलग रहता है। मान लो ये हमारा प्रोटीन बना दिया, अब उसके अंदर गया प्रोटीन, कहाँ इस्तेमाल होगा ये सब, वो काम करेंगे, वो सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर काम करेंगे। तो मैं जब एनसीईआरटी पढ़ूंगा तो और भी क्लियरली अच्छे से समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आरईआर का, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन वगैरह, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही आप लोग याद कर लो पॉइंट, यही एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बस इतने से काम बन जाता है। गाइस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहता है, मतलब इसकी रिस्पेक्ट में ये साइटोप्लाज्म को दो चीजों में डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड डिवाइड साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट,
एक तो हमारा क्या है और दूसरा क्या है, ठीक है। एक कहता है एक्स्ट्रा लुमिनल, एक्स्ट्रा लुमिनल जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसको ये कह देता है कि ये हमारा एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट है, ठीक है, कंपार्टमेंट। और अ, इसके अंदर की चीज को, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर की चीज को वो कहता है लुमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, लुमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है, कंपार्टमेंट। तो क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है दो कंपार्टमेंट में। जो साइटोप्लाज्म है उसको वो कर देता है एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट, और जो एंडोप्लाज्मिक के अंदर की चीजें हैं, अंदर का भाग है, उसे वो कह देता है लुमिनल कंपार्टमेंट। तो इसको लिख सकते हो इनसाइड, इनसाइड ईआर, ठीक है, और इसको लिख सकते हो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छे से आप लोग लिख लेना। ये इनसाइड ईआर की बात कर रहा है लुमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है, ठीक है। और बस इतने ही याद रखने की जरूरत है आपको। और आपको ये भी देख लेना है कि ये विजिबल होता है, विजिबल, 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 विजिबल इन, सॉरी यार, विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये लिख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सो हे गाइस, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस करता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ये प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है एंड उसको आगे भेजता है, ठीक है। और तो सबसे पहले हम लोग गोल्जी एपरेटस शुरू से एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि अगर मैं लिख लिख के पढ़ाऊँ तो काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे लिख दिया। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये मान लो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, गोल्जी अपरेटस जिसे कहते हैं। और ये कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म ऐसे रहते हैं और उन्हीं से बनता है ये गोल्जी अपरेटस पूरा। हाँ, गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो कॉन्वेक्स साइड, इसको हम लोग कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। क्यों कॉन्वेक्स कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन यहाँ से हमारा जाता है, प्रोटीन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस के जैसा है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कॉन्वेक्स फेस, फेस। एंड ये हमारा कॉनकेव फेस होता है क्योंकि प्रोटीन यहाँ से जब जाएगा तो उसको एज अ कॉनकेव लेंस की तरह दिखेगा, इसलिए इसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। और इसे मैच्योरिंग लेंस भी कहते हैं और ट्रांस लेंस, ट्रांस फेस भी कहते हैं। और इधर वाले को फिश फेस, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन अभी मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। इन्हें आप लोग सिस्टर्ने कहते हैं, डिस्क लाइक होते हैं ये। और अब मैं इसका फंक्शन बता दे रहा हूँ क्या होता है। ये प्रोटीन्स को मॉडिफिकेशन करता है, प्रोटीन्स का कैसे करता है ये जान लो। ये मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आरबीसीज लगे हैं। अब यहाँ पे हमारा आरबीसीज क्या करेगा, एमआरएनए जब यहाँ पे आएगा, न्यूक्लियस से निकल के एक एमआरएनए होता है वो, जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, वो हमारा यहाँ पे आके आरबीसी के पास यहाँ पे आके रेस्ट करता है एंड उसके ऊपर हमारे आरबीसीज आते हैं एंड फिर उसके बाद हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है जिससे हमारा प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन बनता है उसके बाद हमारा कहाँ पे जाता है, कॉन्वेक्स साइड पे जाता है, मतलब कॉन्वेक्स फेस पे यहाँ पे जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस जाता है प्रोटीन और उसका मॉडिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद हमारा ट्रांस फेस से हमारा प्रोटीन वेसिकल के फॉर्म में निकलता है, इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के फॉर्म में निकलेगा। एंड ये जो वेसिकल है वो आगे जाके वैक्यूल्स बनाएंगे या तो लाइसोजाइम। वैक्यूल्स हमारे प्लांट सेल में बनाता है और लाइसोजाइम हमारे एनिमल सेल में, ठीक है। तो लाइसोजाइम हमारा प्लांट में ही बना सकते हैं, लेकिन वैक्यूल्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि वैक्यूल्स भी बनाता है, ठीक है। और ये जो ये वेसिकल, और कभी कभी ऐसे ही वेसिकल्स रह जाता है और वेसिकल हमारा
सेल के आउटसाइड या तो अंदर के काम में आ जाता है। जैसे कि हमारा लाइसोजाइम बन गया, तो इसे हम लोग कहेंगे कि अंदर का काम हो गया, मतलब कि इंट्रा सेलुलर वर्क हो गया, ठीक है। और अगर मान लो सेल मेम्ब्रेन की साइड चला गया और वहां से निकल गया तो कुछ सिंथेसिस कर देता है, मतलब हार्मोन वगैरह, मान लो प्रोटीन से एंजाइम वगैरह सिंथेसिस कर देता है, तो उसे हम लोग इंटर वर्क कहते हैं, इंटर सेलुलर वर्क कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा लाइसोजाइम और वैक्यूल्स में आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा, या तो लाइसोजाइम या तो वैक्यूल्स में, ठीक है। और ये लाइसोजाइम्स क्या होता है, ये भी कुछ ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे कई सारे एंजाइम्स होते हैं, जो कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो वही सब भरे रहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और ये हमारा ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे अ, मतलब कि सैप वगैरह रहते हैं, वाटर वगैरह रहते हैं, एंड मतलब कि जो बेकार फूड वगैरह जो होते हैं वो सब रहते हैं, ठीक है। और तो ये मैंने आपको एकदम बढ़िया से समझा दिया है। और एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एनसीईआरटी में एक शब्द कहा गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहा गया है, मतलब कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो काम कर रहा है, इसका जो काम है वो गोल्जी बॉडी से जुड़ा है, मतलब कि यहाँ से प्रोटीन बना, प्रोटीन इसमें गया, इसमें से हमारा वेसिकल्स बने, ठीक है। तो ये जो हमारे जो काम हो रहे हैं वो कोऑर्डिनेट वे में हो रहे हैं, मतलब कि पहले ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये बन रहा है, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है, मतलब एक रिलेशन आ रहा है इन सब में, तो इसीलिए हम लोग कहा गया है ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मतलब कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वेसिकल्स एंड लाइसोजाइम वगैरह, ठीक है। ये सब क्या है, एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट है, मतलब कि जुड़ा हुआ है आपस में, ठीक है। एंड अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और भी हम बता देते हैं। गोल्जी एपरेटस जो है, तो एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, गोल्जी एपरेटस जो है वो डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। और कुछ तो नहीं है इसमें पढ़ाने लायक, बाकी सब मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। और एक और चीज याद आ गया मुझे, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ये फॉर्मेशन करता है गोल्जी एपरेटस जो है, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये प्रोडक्शन करता है ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लेना और याद भी कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोग को अच्छे से एनसीईआरटी रीड करा दूंगा। मैं इसलिए एक एक करके एनसीईआरटी नहीं रीड कराया, क्योंकि ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं थोड़े लाइसोसोम, हमारे गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनका एनसीईआरटी रीड साथ में ही करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग जल्दी से लाइसोसोम्स को पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम्स कुछ नहीं, मतलब कि जो वेसिकल्स होता है ना, वही आगे जाके हमारा लाइसोसोम बन जाता है, या तो कुछ और बन जाएगा। तो लाइसोसोम अगर बनेगा तो उसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एक होता है, ठीक है। वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसका मतलब, ठीक है। और एक ही मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन इसको मानना, ठीक है। और वेसिकुलर स्ट्रक्चर इसलिए कह रहे हैं कि वो वेसिकल से बना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब कि हाइड्रोलेज मतलब चीजों को तोड़ने वाला, जैसे कि
लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेट ड्रेस हो गया, ये सब इसके अंदर रहेंगे, ये सब एंजाइम्स है। ये सब क्या करेंगे, जैसे कि हमारा लाइपेज हमारा भी तोड़ता है, और प्रोटीएज भी तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट भी। प्रोटीएज हमारा प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ड्रेट। और लाइपेज हमारा लिपिड को तोड़ेगा, ठीक है, लिपिड। तो ये सब क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, तोड़ने को डाइजेस्ट, डाइजेस्ट, ठीक है, डाइजेस्ट, इधर डाइजेस्ट लिख दो, ठीक है, ठीक है, ये इसको डाइजेस्ट करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना, एक्टिव इन एसिडिक, एसिडिक पीएच, ठीक है, ये एक्टिव होता है एसिडिक पीएच में, ठीक है, कौन, लाइजोम हमारा। और इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो ये होते हैं लाइपेज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये एक आइसोलेटेड लाइसोसोम की बात हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वैक्यूल्स को पढ़ते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वैक्यूल्स को, ठीक है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो वैक्यूल्स हमारे ज्यादातर प्लांट्स में होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मेनली इन प्लांट सेल, ठीक है। और भी कई सारे चीजों में होते हैं, कई सारे सेल्स में होते हैं, बट मेनली ये प्लांट सेल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं, ये अपने अंदर, ये वैक्यूल है, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे लिखा है ये, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट वैक्यूल है। क्या 90% स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है सेल का, ठीक है, 90% स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है सेल का, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा है। एंड इसके अंदर क्या रहता है, वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो सेल 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 जो चीजों को यूज नहीं करता वो प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, जैसे इसमें सोडियम पंप वगैरह लगे रहते हैं, मतलब कि हमारे जो आयंस होते हैं उनको फैसिलिटेट कराने के लिए, मतलब उनको लोअर से हायर जाने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए पंप की जरूरत होती है। मतलब कि हायर से लोअर तो अपने आप चल जाता है, बट लोअर से हायर आने के लिए पंप की जरूरत होती है, तो वो पंप रहता है इसके मेम्ब्रेन में लगा रहता है, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपने लिखा है, ठीक है, यही है हमारा वैक्यूम, ठीक है। इसमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा आयंस फ्लो करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, हाँ, ये वैक्यूल ज्यादातर मेनली प्लांट में पाया जाता है, एंड ज्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ाने को, तो बस थोड़ा सा हम लोग इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल होंगे एनसीईआरटी में अमीबा वगैरह का, तो वो देख लेते हैं, और फिर इसके बाद इसको खत्म करते हैं और पूरा एनसीईआरटी रीड करते हैं। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी रीड, ठीक है। पूरा एंडो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से पूरा का पूरा हम लोग वैक्यूल सब पढ़ेंगे, ठीक है, और पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये वीडियो देख लोगे, फिर उसके बाद कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको पूरी एनसीईआरटी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी ये लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, देख सकते हो आपको 8.5.3 से, ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। Will each of the membranous organelles is distinct in terms of structure and function. Many of these are considered together as endomembrane system because their function are
कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है जो मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे, वो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो अलग होता है। ठीक है, मतलब इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो मतलब अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन से पहचाने जाते हैं, ये कह रहा है। और मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और वो इनमें से कुछ हमारे जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं उनमें से कुछ हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। अब क्यों एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम आते हैं? क्योंकि इनके जो फंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। एक फंक्शन किया, फिर उसका दूसरा, फिर उसका तीसरा। जैसे कि मैंने वहां पे बताया था आपको, जो प्रोटीन होता है वो हमारा ईआर से निकलता है, ईआर पे बनता है, फिर उसके बाद हमारा गोल्जी बॉडी में जाता है, फिर उसके बाद उससे हमारा वेसिकल बनता है, और वेसिकल से हमारा लाइसोसोम या तो वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रोसेस जो है वो आपस में जुड़े हैं। प्रोटीन फॉर्मेशन फर्स्ट ईआर से, एंड दूसरा गोल्जी बॉडी जो कि प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, एंड तीसरा हमारा वेसिकल बनता है, फिर लाइसोसोम या तो वैक्यूल। तो ये सब हमारे जुड़े हुए हैं, ये 4-5 चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीजें लिखी हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये सब आता है। ठीक है, सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, इनके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब ये इस कोऑर्डिनेट में नहीं काम करते, मतलब इनके साथ नहीं काम करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्या लिखा है, कहाँ पे था मैं भूल गया यार। नॉट कोऑर्डिनेटेड विद अबव कंपोनेंट्स, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसलिए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। बस इतना। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अरे यार ये झलके हो गया ना जीप पे, उससे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, इसलिए ऐसे आवाज सही आवाज नहीं निकल रहा है मेरा। ठीक, तभी पढ़ाता हूँ। ठीक है, electron microscope study of eukaryotic cell reveal the presence of a network of reticulum of tiny tubular structure scattered in cytoplasm and which are endoplasmic reticulum। देखो, जब यूकैरियोटिक सेल का स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो क्या होगा कि रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखे गए। ठीक है, तो उन्हें क्या कर दिया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर दिया गया। ठीक है, उन्हें जब देखा गया तो उन्हें एक नाम दे दिया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हियर ईआर डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल। ये क्या कह रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या कर दिया, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया। इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं ईआर के, उसे उसने लुमिनल कर दिया, एंड जो साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है उसे उसने एक्स्ट्रा लुमिनल कर दिया। ठीक है, द ईआर ऑफन शो राइबोसोम अटैच्ड टू देयर अदर सरफेस। तो कई बार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये मैंने बता भी दिया था, वैसे ही लिखा भी है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ rhizome they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum। मतलब कि अगर आरबीसीज नहीं है तो उसे स्मूथ कहेंगे। ठीक है, आरईआर frequently observed in cells actively involved in protein synthesis and secretion। मतलब कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ज्यादातर ऑब्जर्व होता है सेल्स में, और वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है,
एंड सिक्रीशन में दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। मैंने बताया था न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसके उसी से बन जाता है, मतलब उसी का जो पार्ट होता है उसी से बनता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहां से लिपिड का सिंथेसिस होता है, ये बता रहा है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर। एनिमल्स में क्या होता है ना, स्टेरॉइडल हार्मोन भी रिलीज होते हैं एसईआर से। ठीक है, सिक्रेशन वगैरह तो जानते होगे क्या कहते हैं जो अच्छे बेसिक्स पढ़ रहे हैं। रिलीज होता है मतलब उसके अंदर बनता वगैरह है, ठीक है, और उससे रिलीज होता है सेल्स में, इसी का मतलब होता है सिक्रेशन। ठीक है, और सिंथेसाइज मतलब उसमें बनना, सिक्रेशन मतलब रिलीज होना। ठीक है, तो अब आगे का पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। यार एकदम मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ, झलका हो गया है साला। अब चलो फिर से पढ़ाता हूँ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, अब इसको पढ़ाता हूँ। कैमलो गोल्जी ऑब्जर्व फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। मतलब कैमलो गोल्जी ये साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने देखा डेंसली स्टेन्ड रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर। डेंसली स्टेन्ड उसे ही कहते हैं, मतलब जब आप लोग बीएससी वगैरह करोगे या 12th में कराया जाता है एक्सपेरिमेंट, तो उसमें स्टेन किया जाता है, तो ज़्यादा स्टेन का जो होता है उसी को डेंसली स्टेन कहते हैं। दीज वेयर लेटर नेम गोल्जी बॉडी आफ्टर हिम। इसको देखा और इसका नाम कर दिया गोल्जी बॉडी। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने ऑफ 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। मतलब कि वो जो सिस्टर्ने है गोल्जी के, ये जो देख रहे हो ना, ये जो सिस्टर्ने है इनके बीच में जो गैप है वो हमारा 1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। जो सिस्टर्ने है वो इतने मोटे बनते हैं। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। और वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब कि गाइस वेरिएबल नंबर्स ऑफ होते हैं, किसी में 4, किसी में 10, किसी में 20 ऐसे होते हैं। ठीक है, द गोल्जी सिस्टर्ने आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes। मतलब कि यही बोल रहा है कि जो गोल्जी सिस्टर्ने होते हैं वो कंसेंट्रिकली होते हैं, मतलब कि खोखले होते हैं, मतलब अंदर से। एंड कन्वेक्स, उसके 2 साइड्स होते हैं, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव साइड। मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था उसको। ठीक है, 2 साइड होते हैं, 2 फेस होते हैं। ठीक है, तो वही बताया, मैच्योरिंग फेस होता है और एक ही वो फेस होता है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। द सिस एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल्स आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। एक दूसरे से डिफरेंट है पर आपस में कनेक्ट है अंदर ही अंदर। द गोल्जी apparatus principally perform the function of packaging material to be delivered either to intracellular target or secrete outside the cell। मतलब यही कह रहा है, जो पैकिंग होता है मटेरियल का, प्रोटीन जब मॉडिफाई होता है इसके अंदर तो पैक हो जाता है वेसल्स में। अब वो जो वेसल्स है वो हमारे या तो इंट्रासेलुलर में जाता है, मतलब कि सेल के अंदर में जाता है कि चीजों को टारगेट करता है, या तो बाहर चला जाता है, बाहर टारगेट करता है, बाहर कोई चीज रिलीज कर देता है। ठीक है, तो वही बोला है। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड मैच्योरिंग फेज। पहले वो सिस फेज में आता है तो वहां से मूव करता है मैच्योरिंग फेज पे। एंड द एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी apparatus रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमारा जो गोल्जी apparatus है वो पास होता है ईयर के पास, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन आना रहता है। ठीक है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए, इसलिए वो पास में रहता है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन द सिस्टम ऑफ द गोल्जी apparatus, a number of proteins sorry a number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified
इन द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। मतलब कि कई सारे प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं राइबोसोम से। राइबोसोम से क्या होते हैं, प्रोटीन बनते हैं और फिर उसके सिस फेज में जाते हैं और ट्रांसफेज से निकल जाते हैं, ठीक है, मॉडिफाई हो गए। गोल्गी apparatus इन द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। मतलब कि गोल्जी apparatus से हमारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी बनता है। कैसे बनता है ये हमें नहीं समझना, बस रट लेना है ये थोड़ा सा लाइन, ठीक है। वो बाद में पढ़ना जब आप लोग बीएससी वगैरह करना या कहीं और कुछ और करना। तो लाइसोसोम्स आते हैं हम लोग। लाइसोसोम्स में क्या है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वस्कुलर स्ट्रक्चर formed by process of packing in the Golgi apparatus. Membrane bound vascular structure formed by the process of packing in the Golgi apparatus. ठीक है, गोल्जी apparatus में बनता है लाइसोसोम। मतलब जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये वेसिकल से बनता है इसीलिए। एंड इसमें मेम्ब्रेन होता है लाइसोसोम में, ठीक है, ये मैंने बता दिया था बोर्ड पे, छोटा सा है, क्या ही इसमें पढ़ाऊं मैं। गोल्जी apparatus से वेसिकल बनता है, वेसिकल से लाइसोसोम बन जाता है। द आइसोलेट लाइसोसोम वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मतलब कि इसमें लगभग आइसोलेटेड लाइसोसोम देखोगे, एक जर्नल लाइसोसोम, हाँ, तो उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलेंगे, जैसे हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एक क्लासिफिकेशन होता है एंजाइम्स का, तो उसमें लाइपेज, हाइड्रोलेज में हमारे लाइपेज आते हैं, प्रोटीज आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जो चीजों को तोड़ते हैं, ठीक है। एंड लाइपेज किसको तोड़ता है, लिपिड को। प्रोटीज किसको, प्रोटीन को। और कार्बोहाइड्रेट किसको, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। मतलब कि ये एक्टिव होता है एट एसिडिक पीएच। जैसे एसिडिक पीएच आता है हमारा, ये एंजाइम, ये लाइसोसोम जो है वो एक्टिव हो जाता है और अपना जो एंजाइम है वो रिलीज कर देता है, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। बताया ही है। वैक्यूल्स बता दूं, तो वैक्यूल्स यार क्या बताऊं मैं, चल तो अभी पढ़ा देता हूं। द वैक्यूल्स इन मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इट कंटेन वाटर, सेल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल इन द सेल, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, 90% से ज्यादा सेल का पार्ट लिया रहता है, ये टेक्स्ट में दिया है, प्लांट सेल में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वाटर, सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो जो कि सेल यूज ना करता हो। एंड द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कार्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल किससे बाउंड रहता है, मेम्ब्रेन उसका किससे बना रहता है, टोनोप्लास्ट, उसका नाम होता है टोनोप्लास्ट, सॉरी। इन प्लांट सेल वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल, ठीक है, वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है 90% of the volume of the cell. In plant, the tonoplast facilitates the transport of number of ions and other material again concentration gradient into the vacuole. मतलब कि ये कह रहा है टोनोप्लास्ट क्या है, वो आयंस को फैसिलिटेट कराता है, मतलब कि उसके अंदर, उसके जरिए आयंस अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा कंडीशन भी रहा तब वो खींच लेगा क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अमीबा में क्या होता है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करता है। इन मैनी सेल्स as in protist food vacuole are formed by engulfing the food particles. कई सारे प्रोटिस्टाज में फूड वैक्यूल बन जाता है हमारा जब अमीबा अपने फूड को खाता है। मान लो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे एक्सक्रीशन होता है। मान लो ये हमारा अमीबा है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इसमें जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि जो सेल यूज ना करता हो वो इसमें पैक हो जाएगा, वो इसमें पैक हो जाएगा और फिर इसके धीरे धीरे क्या होगा, कोई भी अमीबा है वो धीरे धीरे अपने सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा और फिर उसके बाद रिलीज कर देगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एंड
फूड वैक्यूल क्या बनता है, सेम इसी का उल्टा बन जाता है। मान लो ये अमीबा है, अब इधर मान लो फूड पड़ा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस फूड को ऐसे ऐसे धीरे से जा लेगा और ऐसे मतलब कुछ गोला टाइप का बना लेगा वैक्यूल, और फिर उसके धीरे से अंदर लेके आएगा। वो इतना बड़ा हो जाएगा, फिर से मतलब वैक्यूल के अंदर आएगा फूड पार्टिकल, हाँ, एंड वो उसको डाइजेस्ट कर जाएगा और फिर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, अपना काम कर लेगा, ठीक। तो अब पढ़ते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सो गाइस अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने वाले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया पहले से, ताकि ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ठीक है। एंड इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये इसमें देखना। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। देखो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किस पे डिपेंड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल होता है ना, वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, मतलब कि सो गाइस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। मान लो जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव रहे, जितना ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए, उतने ज्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है। इसके नंबर्स जो है वो डिपेंड करते हैं सेल कौन सा है, मतलब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वाला सेल है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि हमारे पैरों का सेल्स, पैरों के सेल्स में हमारे मतलब पैर के जो मसल्स होते हैं उसमें उस सेल्स में हमारे काफी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि वहां पे रेड फाइबर होते हैं। हम लोग हमेशा चलते रहते हैं, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई वहां पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। इसीलिए कह रहा है, इसीलिए पहला पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल पर, ठीक है। एंड साइट ऑफ एंटी एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा साइट है, वो साइट है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। होता है क्या है ये, पहले मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। मान लो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। हाँ, इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये हमारा इनर कंपार्टमेंट है, ये हमारा आउटर कंपार्टमेंट है। इसको जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो आउटर और इनर कंपार्टमेंट को बांटता है, ठीक है। एंड ये जो हमारे इनर मेम्ब्रेन होते हैं इनमें कुछ एंजाइम्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ईटीएस रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ईटीएस रेस्पिरेशन, ईटीएस रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं ये एंजाइम्स। तो ईटीएस रेस्पिरेशन क्या होता है, ये आप रेस्पिरेशन चैप्टर में देखोगे, इससे रेस्पिरेशन होता है, मतलब ईटीएस रेस्पिरेशन एक रेस्पिरेशन का टाइप है, ठीक है, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन इज द मतलब एटीपी कैसे बनता है, ठीक है, उसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, एनर्जी प्रोडक्शन को ही रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, और ये जो हमारे होते हैं वो हमारे क्रिस्टी कहते हैं इन्हें, ठीक है, ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे ऐसे, उन्हें हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ये इनर कंपार्टमेंट होता है, ये आउटर कंपार्टमेंट होता है,
इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, जैसे हमारा साइटोप्लाज्म है वैसे हमारा मैट्रिक्स कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले पार्ट को। एंड इसमें हमारा एक सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए होता है एंड इसमें हमारा राइबोसोम भी होता है, मतलब कि हमारा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है लाइक अ बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल की तरह होता है, लाइक अ बैक्टीरियल सेल। इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। और इसमें जो डीएनए होता है वो हमारा सर्कुलर डीएनए होता है, और यहाँ पे राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम, ठीक है। इसमें हमारे राइबोसोम भी पाए जाते हैं एंड इसमें कुछ हमारे मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं और आरएनए वगैरह पाए जाते हैं। क्या होता है आरएनए? आरएनए से क्या बनता है? आरएनए और राइबोसोम मिलके हमारे प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। एंड इसमें हमारा सर्कुलर डीएनए भी होता है। और बस इतना ही पढ़ना है हम लोग को, और कुछ और बातें भी मैं समझा दे रहा हूँ। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इसको कहते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो जो एनर्जी है वो सेल हमारी यूज करती है, ठीक है। तो इसका भी एनसीईआरटी रीड कर दूंगा तो आपको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया वो फ्यूजन के जरिए डिवाइड होता है, मतलब कि इसका जो डिवाइड होने का तरीका है वो बैक्टीरिया सेल की तरह है। बैक्टीरिया सेल भी हमारा ज्यादातर फ्यूजन होकर डिवाइड होता है, ठीक है। फ्यूजन में मतलब होता क्या है, ये हमारी सेल्स है, सेल्स में क्या होगा, ये बीच से हमारा कट जाएगा और ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी को हम लोग फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग प्लास्टिड पढ़ लेते हैं अपना, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस एक बात मैं भूल गया था बताना कि लेंथ और ब्रेथ, इसका जो ब्रीथ होता है वो 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का होता है, और इसका जो लेंथ होता है 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक होता है। एनसीईआरटी में दी गई है, इसको याद करना जरूरी। इसका एवरेज भी दिया गया, इसका भी एवरेज, वो भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिड पढ़ लेते हैं जो कि प्लांट सेल में होता है, ठीक है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इतना बढ़िया मैं नोट्स बना दिया हूँ, आप लोग एकदम आराम से याद भी कर सकते हो, ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल वगैरह कहते हैं, वही प्लास्टिड के अंदर आता है हमारा, ठीक है। ये हमेशा प्लांट्स में होता है, इसे याद रखना गाइस, एनिमल्स में ये नहीं होता है, ठीक है। कई टीचर्स बताना भूल जाते हैं बट मैं बता रहा हूँ कि एनिमल्स में नहीं होता है, ये प्लांट्स में होता है, एग्लोनाइट्स में भी होता है, ठीक है। एग्लोनाइट्स आप लोग बायोलॉजी क्लास में पढ़े होगे तो पढ़े होगे, नहीं तो आगे पढ़ लोगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप में इजली ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। एंड सम स्पेसिफिक पिगमेंट, प्लास्टिड वो होता है जिनमें पिगमेंट्स लगे होते हैं। अभी मैं बताऊंगा पिगमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, मतलब आपको याद रखना है, आगे आप लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ोगे पिगमेंट्स वगैरह कि क्या होते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या होते हैं, पिगमेंट्स लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट को कलर देते हैं। जब हमारा लाइट आता है प्लास्टिड के ऊपर पड़ता है तो उस पे जो पिगमेंट्स होते हैं उस पे हमारे लाइट पड़ते हैं, तो वो क्या करता है, जब सनलाइट पड़ता है तो वो कुछ वेवलेंथ निकालता है जिससे कि हमारा कलर आता है, तो प्लांट्स को कलर आ जाता है, इसीलिए ग्रीन कलर जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्लास्टिड जो है 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिस क्या दिया गया है, टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट कौन से हैं, ठीक है,
कौन से पिगमेंट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड को क्लासिफाई किया गया है तीन तीन प्लास्टिड में। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट, और एक तो अ, हमारा लीकोप्लास्ट। ठीक है, तीन है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। तीन पिगमेंट्स हो, तीन प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट जो कि बहुत ही इसेंशियल होता है, बहुत ही जरूरी होता है, सारे पौधों में होता है लगभग। इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड नाम का पिगमेंट होता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस कराता है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर मतलब कलर वगैरह भी देता है। आप लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे। आप लोग को बस इतना यहाँ पढ़ना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, ये ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को और इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट में हमारे कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं और ज़ेंथोफिल होते हैं, दो तरह का पिगमेंट होते हैं। ये येलो एंड ऑरेंज कलर देता है और रेड कलर। ठीक है, और लीकोप्लास्ट हमारा जो प्लास्टिड होता है वो तीन टाइप का होता है, लेकिन ये जो होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, और इसकी जो शेप है वो वेरी करती है। वेरी क्यों करती है? क्योंकि ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, स्टोर करता है, देखो स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसलिए इसकी जो साइज है वो वेरी करती है, शेप एंड साइज इसलिए वेरी कर दी कि कितना न्यूट्रिएंट स्टोर किया। ठीक है, ये तीन टाइप का होता है, एक तो अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एली एलियोरोप्लास्ट। तीन टाइप का होता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट एंड इलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल एंड फैट, और एलिमोप्लास्ट एलियोरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन। ठीक है, इतने एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आपको बस इतना ही याद करना है और कुछ अलग से नहीं याद करना है। और कुछ थोड़े से और मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्लोरोफिल का, उसको आपको देख लेना है और थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेना है बस। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है सेल वगैरह में। ठीक है, आप बाकी आपको अगर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वगैरह चैप्टर में वो सब देख लेना है डिटेल में। ठीक है, जो जितना उसमें उतना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ क्लोरोफिल का और फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीड कर दे रहा हूँ। सो गाइज, हमने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा, वो तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इसका हम लोग को स्ट्रक्चर, हमको क्लोरोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर जानना है, क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वही हमारा फोटोसिंथेसिस करता है और यही हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिड का। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो हमारा, वो उसका जो नंबर है वो वेरी करते हैं हर सेल में। एक मतलब एक ही क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, मतलब मेसोफिल सेल में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि मेसोफिल सेल हमारे लीव्स में होती है, मतलब प्लांट्स के लीव्स में होती है, और प्लांट्स को लीव्स को ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना होता है क्योंकि उसमें सनलाइट ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसीलिए। एंड तो हर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, डिफरेंट होता है। एंड मेसोफिल सेल में सबसे ज्यादा होता है, ये एनसीईआरटी में देखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम क्लोरोप्लास्ट का बताएं तो चोल इसकी मैया चोलो। हाँ, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट का। तो स्ट्रक्चर ये कहता है, देखो स्ट्रक्चर में हमारे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। एंड इसमें माइटोकॉन्ड्रिया लाइक हमारा जो राइबोसोम है वो भी हमारा 70 का होता है और सर्कुलर डीएनए होता है।
ये क्यों ऐसा होता है, मतलब ये सेल होते हैं, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा सेल के अंदर रहता है, इसलिए वो लाइक अ बैक्टीरियल सेल की तरह होते हैं ये सब सेल। जो सेल के अंदर पाए जाते हैं सेल, उन्हें हम लोग बैक्टीरियल, लाइक अ बैक्टीरियल सेल होते हैं, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट हुआ, ठीक है। ये जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहाँ पे एकदम डिटेल बताया जाएगा कैसे बैक्टीरियल सेल से हमारा मिलके यूकैरियोटिक सेल बना, ठीक है। हम्म तो पहले मैं ये आप लोग को समझा दे रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसमें इसमें होता क्या है, ये जो जहाँ लोग माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर के पार्ट को मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ स्ट्रोमा बोलते हैं। और स्ट्रोमा में हमारे क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। एंड स्टोमा के अंदर हमारे स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, और राइबोसोम भी होता है जो कि प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एंड स्टोमा के अंदर और भी कई चीजें होती हैं, जिसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसे हम लोग कहते हैं थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड से मिल के बनता है हमारा क्या, ग्रेना। इसका सिंगुलर फॉर्म है ग्रेनम, एक को हम लोग ग्रेनम कहते हैं, इस पूरे को हम लोग ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और ये इसे हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं, ऊपर वाले को, इसको ये एक को पूरा थैलाकॉइड कहते हैं, ठीक है। एंड सॉरी, इसको हम लोग एक को ग्रेना कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, इन सबको हम लोग ग्रेना कहते हैं। मतलब ये हमारे ग्रेना हो गए, एंड इसका जो एक है उसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। एंड एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, और जो हमारे थैलाकॉइड होते हैं उस पे हमारे पिगमेंट्स लगे रहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है तो कौन से पिगमेंट्स लगे रहेंगे, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट लगा रहेगा तभी ना फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट ही हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो और जो ये थैलाकॉइड्स हैं, ये आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, स्टोमा लेमिला से। देखो ये स्टोमा लेमिला है, इससे कनेक्ट होते हैं। स्टोमा लेमिला पे भी हमारे पिगमेंट्स लगे रहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, इस पे पिगमेंट्स होते हैं और थैलाकॉइड पे भी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। हम्म तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, और थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। और जितनी भी ये क्लोरोप्लास्ट का चीज़ है, बाकी आप सब फोटोसिंथेसिस चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और एनसीईआरटी रीड इसका पहले कर लेते हैं। तो गाइस अब हम लोग एनसीईआरटी रीड शुरू करते हैं। तो मैं प्लास्टिड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 8.5.5, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना एनसीईआरटी खोल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इग्लोनाइट्स, ठीक है। दीज आर इजली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ये इजली ऑब्जर्व हो जाता है माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से लगभग बड़ा ही होता है। They bear some specific pigment, those imparting specific color to plants. Based on type of pigment, plastid can classify into chloroplast, chromoplast and leucoplast, ठीक है। तो ये तीन तरह के पिगमेंट्स हो, तीन तरह के हमारे प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। मान लो इसमें क्लोरोप्लास्ट में अलग तरह के पिगमेंट होते हैं, उनमें ल्यूकोप्लास्ट में अलग तरह के, और क्रोमोप्लास्ट में अलग तरह के, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। इसमें हमारा क्लोरोफिल भी होता है और कैरोटिनॉइड भी होता है, ठीक है, आप लोग लिख लेना। एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस कराते हैं। ये आप लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में एकदम बढ़िया से पढ़ने वाले हो। एंड in the chloroplast, fat-soluble carotenoid pigment like carotene, xanthophyll, and other are present. Chromoplast में हमारे carotenoid होता है और xanthophyll होता है। carotenoid हमारा carotene एक ही माना जाता है दोनों लोग को। This give the part of the plant yellow, orange और red color.
जो हमारे येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स आते हैं प्लांट में, वो इन्हीं के जरिए आते हैं, ठीक है। और जो मेसोफिल सेल होता है उसमें ज्यादातर हमारा क्लोरोप्लास्ट ही होता है, ठीक है, प्लांट के। एंड द ल्यूकोप्लास्ट are the colorless plastid of very shape and size with store nutrients। इनका लोकेशन नहीं बताया, इसलिए मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं, झूठ मूठ का क्या याद करोगे। लेगोप्लास्ट हमारा ये भी एक तरह का प्लास्टिड होता है, ये कलरलेस होता है और ये करता है क्या, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स। मैंने लिख के बताया था, ठीक है, यहाँ पे वही चीजें लिखी है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से पढ़ाता हूँ। Majority of the chloroplast of the green plants are found in mesophyll cell of the leaf। मैं क्लोरोप्लास्ट की अब बात कर रहा हूँ। हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है कई सारे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मेसोफिल सेल्स में होते हैं। These are lens-shaped oval spherical discoid or even ribbon-like organelles having variable length 5 से 10 माइक्रोमीटर, 2 से 4 माइक्रोमीटर। मतलब इसका जो वृद्ध होता है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर और लेंथ लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर, ये याद आप लोग को कर लेना है। और ये ओवल शेप्ड होता है, ये भी मैंने बता दिया, ओवल शेप बना के। एंड आप लोग ये याद कर लेना, ओवल शेप ये शेप होता है, ठीक है। देयर नंबर वेरी फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द काइलेमोडोनास एंड ग्रीन एल्गा टू 20 से 40 पर सेल इन द मेसोफिल सेल। मतलब कि एक क्लाइमोडोनास नाम का एक ग्रीन एल्गा होता है, उसमें एक होता है, ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है। बट इन मेसोफिल सेल इसके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। और जो हमारा जो ग्रीन एल्गा इसमें दिया एग्जांपल, वो सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट दिया होता है, ठीक है। Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound structure, ठीक है, ये भी हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। और द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इनर वाले जो लाइन है वो हमारी लेस परमेबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा। ये जो होता है वो स्टोमा कहलाता है, ठीक है। एंड अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स कॉल्ड द थैलाकॉइड, इन्हें हम लोग थैलाकॉइड कहते हैं, वही बोल रहा है, आर प्रेजेंट इन स्टोमा। थैलाकॉइड आर अरेंज इन स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना, ठीक है। ये क्या होते हैं, मतलब कि इन्हें हम लोग ग्रेना कहते हैं, एक को ग्रेनम कहते हैं, ठीक है, मतलब सिक्के की तरह ऐसे रखे रहते हैं, यहाँ पे वही बता रहा है। And the membrane of thylakoid encloses a space called synthesis of carbohydrate and protein। The membrane of the thylakoid encloses a space called a lumen। ओ भाई, यहाँ पे हमारा लुमेन एक होता है, मतलब मान लो ये हमारा थैलाकॉइड है, इस इसमें भी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है, हाँ, इसमें हमारी मेम्ब्रेन होती है और इसको हम लोग लुमेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लुमेन होता है, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन होता है यहीं पे हमारा ये थैलाकॉइड का जो सॉरी यार, मतलब बता रहा हूँ, ये जो होता है ना, सॉरी मैं फिर से बना रहा हूँ, ये हमारा थैलाकॉइड है, इसको हम लोग लुमेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन होता है उसी पे हमारे पिगमेंट्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुल कॉल्ड द स्टोमा लेमेला कनेक्टिंग, मतलब ये ऊपर आ गया, कहाँ पे था मैं, इन एडिशन देयर आर, नहीं है, थैलाकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। In addition, there are flat membranous tubules called stoma lamina connecting the thylakoid of the grana, ठीक है। The membrane of thylakoid includes space called lumen, ठीक है। जो membrane of थैलाकॉइड का जो membrane होता है वो किसको इनक्लोज किया है, लुमेन को। एंड ये जो मेम्ब्रेन है उसमें हमें पिगमेंट्स रहते हैं, तो वही बता रहा है, इसको हम लोग लुमेन कहते हैं, ठीक है।
ये लोग आप लोग अच्छे से पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। एंड अब क्या कह रहा है, द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स वही राइबोसोम्स जैसे हो गए, और यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फिर ग्लूकोज बनाते हैं। वही बोल रहे हैं कि स्टोमा में हमारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम वगैरह होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकोइड। जो पिगमेंट्स होते हैं वो थैलाकोइड पे होते हैं, बताया मेम्ब्रेन्स में होते हैं उनके। ठीक है, द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70 एज देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। मतलब कि जो यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 80 एज का होता है, बट हमारा क्लोरोप्लास्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी जो राइबोसोम होता है क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में और बैक्टीरियल सेल्स में वो हमारा 70 एज का होता है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था सेल चैप्टर। तो आप गाइस हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से साइटोस्केलेटन एलिमेंट। ठीक है, साइटोस्केलेटन, और ये जो होता है हमारा साइटोस्केलेटन, ये क्या होता है, ये हमारा सेल के अंदर होता है, सेल को सपोर्ट देता है, सेल में मोटेलिटी प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन एलिमेंट से हमारा क्या होता है कि मतलब सेल अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनसाइड साइटोप्लाज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, मतलब कि प्रोटीन और फिलामेंट का बना होता है। फीचर क्या है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फिलामेंट। रोल क्या है, स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड शेप और मोटेलिटी। ठीक है, यूकैरियोटिक्स में मोटेलिटी देता है ये। ठीक है, और टाइप्स इसके कितने टाइप के होते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट, हमारे 3 टाइप के होते हैं मेनली, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं हमारे। ठीक है, ये सब सपोर्ट, मोटेलिटी और शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है इससे हमारा क्या बनता है, इससे हमारा फ्लैजिला और सीलिया बनते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से, और हमारे सेंट्रियोल बनते हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, सीलिया और फ्लैजिला पढ़ाने वाला हूँ, और सीलिया और फ्लैजिला कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद आपको न्यूक्लियस पढ़ाना है, फिर खत्म हो जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को फ्लैजिला एंड सीलिया का बेसिक स्ट्रक्चर और मतलब उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो सीलिया जो होता है हमारा कुछ थ्रेड लाइक होता है, ऐसे मतलब सेल के बाहर ऐसा होता है। ठीक है, एंड प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक्स में सिर्फ, और फीचर जो है ये सिंगल सेल का, सिंगल सेल में ये होता है सीलिया। ठीक है, और इट एक्ट लाइक ओर्स आइदर मोर मीडियम और सेल, मतलब ये क्या क्या करता है, ओर्स की तरह होता है, और ये मीडियम में मूव करता है, और खुद को भी मूव करा देता है और मीडियम को भी मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ हमारा फ्लैजिला है जो कि क्या करता है, मोटेलिटी में हेल्प करता है, किसी भी सेल को मोटाइल बना देता है। ठीक है, मतलब उसको तैरना सिखा देता है। और ये जो ये 2 टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक में होता है और एक यूकैरियोटिक में। ठीक है, एंड ये भी फीचर पता है सिंगल सेल का। प्रोकैरियोटिक में हमारा जो फ्लैजिला होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। देखिए गाइस, ये हमारा बेसल बॉडी होता है, यहाँ पे हमारा हुक होता है, एंड फिर उसके बाद हमारा फिलामेंट होता है। ठीक है, हाँ, और यूकैरियोटिक में हमारा हुक नहीं प्रेजेंट रहता है, हुक अब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन एक और डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है वो हमारा बनता है वो हमारा फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है, बट यूकैरियोटिक का फ्लैजिला ट्यूबलिन प्रोटीन से बनता है। ये याद रखने वाली बात है, और हुक नहीं प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। बस इतना आप लोग याद कर लो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर्स में। अब मैं बताता हूँ कि फ्लैजिला का एनाटॉमी, मतलब थोड़ा अंदर की चीजें उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में, तो उसको पढ़ाने से पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया। ठीक है,
सो गाइज हमने फ्लैजिला पढ़ा प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। अब हम लोग थोड़ा सा फ्लैजिला की डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को डिटेल देखना है यूकैरियोटिक के जो फ्लैजिला होते हैं उनकी फिलामेंट का डिटेल थोड़ा सा देखना है, ज्यादा नहीं। मान लो ये हमारा यूकैरियोटिक का फ्लैजिला है, ठीक है। वो हमारा बेसल बॉडी है, ये हमारा बेसल बॉडी हो गया, और ये हमारा फिलामेंट हो गया, ठीक है। फिलामेंट, ये हमारा फिलामेंट हो गया, ओके। एंड अगर फिलामेंट का अगर टीएस आप लोग काटोगे, हाँ टीएस ट्रांसफर सेक्शन, टीएस अगर इसका काटोगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, जिन्हें हम लोग एक्सोनेमा कहते हैं। तो जो फिलामेंट होता है फ्लैजिला का वो हमारा एक्सोनेमा से मिलके बनता है, ठीक है। एक्सोनेमा हमारा कैसे बनता है आइए समझ लेते हैं। जो हमारा साइटोस्केलेटन मैंने अभी पढ़ाया आपको हाल ही में थोड़ी देर पहले, उसमें हमारा 3 टाइप का साइटोस्केलेटन होता है। उसमें से एक हमारा माइक्रोट्यूब्यूल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके ये एक्सोनेमा बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल जब अपने डुप्लेट फॉर्म में आ जाता है तो कुछ इस तरह दिखने लगता है, मान लो कुछ इस तरह वो दिखने लगेगा, ठीक है। मान लो कुछ इस तरह दिखने लगेगा, और फिर ये जब अरेंज होगा, एक सर्कल में अरेंज होगा, तो हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा। मान लो ये हमारा ये हमारा 2 मार्कर है, मान लो एक ये माइक्रोट्यूब्यूल है और एक ये माइक्रोट्यूब्यूल है। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल बन जाता है, और जब ऐसे खड़े रहेंगे तो बस ये हिस्सा दिखेगा, इसीलिए बस ये हिस्सा इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो यही ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे 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 9 जब माइक्रोट्यूब्यूल आपस में अरेंज होते हैं तो हमारा एक्सोनेमा बनता है। और एक सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल हमारा बीच में होता है, सॉरी 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल हमारे बीच में होते हैं, और वो आपस में कनेक्ट होते हैं सेंट्रल, आपस में कनेक्ट होते हैं लिंकर से, ठीक है। लिंकर से आपस में कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है लिंकर, ठीक है। ये आपस में जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल जो कनेक्ट हैं उन्हें किस चीज से कनेक्ट है, लिंकर से, लिंकर से, इन्हें लिंकर कहते हैं। और क्या कहते हैं, इंटर डुप्लेट ब्रिज, और इस वाले को इंटर सिंगलेट ब्रिज कहेंगे, ठीक है। एंड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर पूरा ढका होता है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। और ये जो हमारे डुप्लेट फॉर्म के जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनमें से एक हमारा रेडियल स्पोक निकला आता है। देखिए मैंने यहाँ पे बताया रेडियल स्पोक, ठीक है। वो हमारा कनेक्ट रहता है किससे, रेडियल सीट से। ये जो हमारा सॉरी सेंट्रल सीट से, सेंट्रल सीट जो है वो हमारा सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल जो है पेयर में बीच में, उसको हमारा पूरा घेरा हुआ रहता है, कौन, सेंट्रल सीट। और जो सेंट्रल सीट है उससे हमारे क्या कनेक्ट रहते हैं, रेडियल स्पोक। और रेडियल स्पोक किससे कनेक्ट रहते हैं, हमारे रेडियल स्पोक कहाँ से निकलते हैं, हमारे डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल से निकले होते हैं। और डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, लिंकर से, जिन्हें हम लोग इंटर डुप्लेट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा एक्सोनेमा का स्ट्रक्चर, और ये कैसे बना ये मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, कुछ चीजें छूटी होंगी तो उसमें हम लोग की कवर हो जाएंगी, बस। तो बस हमको एनसीईआरटी में इतना ही पढ़ना है फ्लैजिला के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, न्यूक्लियस वगैरह पढ़ेंगे, ठीक। तो गाइस एक्सोनेमा तो हमने पढ़ लिया जो कि फ्लैजिला के फिलामेंट में होता है। गाइस हमें एक और चीज पढ़ना है जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से मिलके हमारा सेंट्रोजोम बनता है। तो चलिए समझते हैं सेंट्रियोल पहले कैसे बनता है। सेंट्रियोल भी गाइस हमारा माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। जब माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट फॉर्म में आके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हमारा सेंट्रियोल बनता है। गाइस ये सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है, बट ये हमारा ट्रिपलेट फॉर्म में आ गया है माइक्रोट्यूब्यूल, और बीच में हमारा सिंगलेट फॉर्म हट गया है और हब प्रोटीन आ गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हब प्रोटीन, ठीक है, हब प्रोटीन। और गाइस मान लो कोई भी सेंट्रियोल है तो कुछ ऐसा होगा सेंट्रियोल हमारा, ठीक है। और उसका अगर टीएस काटोगे, हाँ,
तो ये कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ये क्या है? ये हमारा सेंट्रियोल है। हम्म। और अगर सेंट्रियोल हमारा कुछ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है ऐसे, मान लो, ठीक है, ऐसे, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, ठीक है, इसे हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं, ठीक है। और गाइस, यही जो सेंट्रियोल है, अगर हमारा अगर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाता है, क्लोज टू प्लाज्मा में, तो हमारा बेसल बॉडी बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो हमारा बेसल बॉडी बन जाता है, ठीक है। क्लो बेसल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ जाता है। तो मैं ऐसे लिख जाता हूँ, ठीक है, व्हेन क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जब हमारा सेंट्रियोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाता है, तो वहां पे बेसल बॉडी बन जाता है। एंड जब हमारा सेंट्रियोल हमारा जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दो सेंट्रियोल मिलके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो हमारा सेंट्रोजोम बन जाता है। अगर सेंट्रियोल का टीएस काटोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट। और ये हमारा बीच में हब प्रोटीन होता है। और ये सब हमारे रेडियल स्पोक होते हैं, जैसा कि मैंने पहला बताया है, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। लेकिन एक और बात गाइस मैं भूल रहा था, इसमें हमारा 9+0 का अरेंजमेंट होता है। एंड इसमें हमारा 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ये एनसीईआरटी में गिवन है। ये अरेंजमेंट आप लोग को याद करना जरूरी है, ठीक है। बट इसमें ट्रिपलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल होता है और इसमें डुप्लेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है। सो गाइज, अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियस। मान लो कोई सेल है हमारा, हाँ, मान लो ये सेल है, सेल में एक न्यूक्लियस होता है। अब मान लो तुम कोई भी सेल अगर तुम देखते हो, तो उसमें जो 90 से 95% उसका जो टाइमिंग होता है, मान लो एक सेल है, उसका टाइम पीरियड मान लो 24 आवर में वो डिवाइड करता है। तो 24 आवर में से वो 22 आवर, मतलब 22 आवर, मतलब कि 90 90 से 95% जो टाइम होता है, वो इंटरफेस होता है। क्या होता है? इंटरफेस। इंटरफेस में रहता है सेल, ठीक है। सेल जिस स्टेज में रहता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरफेस। और कम से कम 5 जो टाइम होता है, 5 से 10% टाइम, उसमें वो लगभग 1 आवर कर सकते हो, 1 से 2 आवर, वो डिवाइडिंग फेज में होता है, मतलब कि एम फेज में होता है, ठीक है। एम फेज में होता है, ठीक है, यानी डिवाइडिंग फेज कहते हैं इसे, डिंग फेज, ठीक है, डिवाइडिंग फेज कहते हैं, ठीक है। एंड अगर जब भी हम लोग देखते हैं, तब ज्यादातर इंटरफेस स्टेज में हमको सेल दिखता है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही चेंजेस होते हैं, ठीक है। और एम फेज में हमारा पूरे सेल में चेंजेस होते हैं, एम फेज के अंदर। आगे आप लोग को जब आप चैप्टर पढ़ोगे माइटोसिस वगैरह, तो वहां पे आपको पता चलेगा। पहले मैं आप लोग को न्यूक्लियस पढ़ाता हूँ। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा से इधर बना दे रहे हैं हम लोग। तो ये मान लो एक न्यूक्लियस है ना, हम्म, मान लो इसमें ये एक न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है, वो हमारा कुछ डबल मेम्ब्रेनस होता है। पता है आपको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। मान लो बीच बीच में ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे ऐसे बीच बीच में, ठीक है, ऐसा होता है। ये इसका न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं इसको, न्यूक्लियर एनवलप,
ठीक है, ये न्यूक्लियर एनवलप होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, उसकी ये जो बीच का डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं हम लोग। अब न्यूक्लियर एनवलप जो हो है, मान लो ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा खूब सारे क्या होते हैं, क्रोमैटिन भरे होते हैं। क्रोमैटिन हम लोग किसे कहते हैं, जो हमारा डीएनए वगैरह होता है, डीएनए आरएनए वगैरह, वो हमारा कॉम्पैक्ट मतलब किस फॉर्म में होता है, मतलब कि एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, उलझा हुआ रहता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन कहते हैं हमारा, जब हमारा डीएनए उलझा हुआ रहता है, ठीक है, तो हम उसे क्रोमैटिन कहते हैं। कंडेंस फॉर्म में जब पैकेजिंग हो जाती है जब डीएनए की, ठीक है, थोड़ी मोड़ी हल्की हल्की, तो उसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। अब मान लो हमारा न्यूक्लियस के अंदर भी एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होता है और वो कई सारे होते हैं। एक न्यूक्लियस में कई सारे न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, ठीक है, कई सारे न्यूक्लियोलस होते हैं, तो इसे हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक न्यूक्लियोलस, ठीक है। और मान लो कई एक न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियोलस ही बोलेंगे, और अगर कई सारे न्यूक्लियोलस हैं तो उन्हें लोग न्यूक्लाई कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लाई, ठीक है। और तो गाइस इसे हम लोग लगभग हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लाई कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर कई देखो, एक न्यूक्लियस को हम लोग एक न्यूक्लियोलस को हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, बट हमारे कई सारे न्यूक्लियोलस हो तो उन्हें हम लोग न्यूक्लाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, न्यूक्ला न्यूक्लियोलिक, क्या है न्यूक्लियोली, न्यूक्लियोली, न्यूक्लियस, न्यूक्लाई, न्यूक्लियोलाई कहते हैं, ठीक है। गाइस एक न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और कई सारे अगर न्यूक्लियस हो तो उन्हें हम लोग न्यूक्लाई कहते हैं, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लाई। और गाइस ये जो हमारे पोर्स दिख रहे हैं वो कैसे बनते हैं पता है, जब मेम्ब्रेन्स जो होते हैं हमारे, ये जो न्यूक्लियर एनवलप जो होते हैं वो आपस में मान लो ऐसे सटते हैं, तो बीच बीच में गैप रह जाता है, इसे हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है, इसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कह देते हैं, ठीक है। हम ऐसे बता दे रहे हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कह देते हैं। हम्म अब मान लो यही जो न्यूक्लियर पोर है ना, इसी में से हमारे आरएनए और आरएनए आते जाते रहते हैं। मान लो यहां से हमारा आरएनए आया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आरएनए यानी राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनता है और न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और फिर उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म में आकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठ जाता है, और फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करने लगता है, ठीक है। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारा क्या बन जाता है, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बन जाता है। क्या बन जाता है, ईआर,
ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम्म, और और क्या है आप लोग को बताने के लायक? और गाइस, जो क्रोमैटिन नाम जो है ना, ये किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, गिवन नेम गिवन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, ठीक है, ये किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। और और कुछ तो इसमें लगभग पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन मैं एनसीईआरटी रीड करा दे रहा हूँ, कुछ चीजें छोटी होंगी तो उसमें आप लोग की कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, सॉरी सॉरी, अब हम लोग न्यूक्लियस को पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियस का एनसीईआरटी रीड करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। Nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown as early as 1831। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, later the material nucleus is stained by the basic dye of given the name chromatin by Fleming। मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, और the interface न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब डिवाइड नहीं करता तो उसे इंटरफेस स्टेज कहते हैं। हाँ, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, हाईली कंडेंस फॉर्म में रहता है तो उसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लाई। ठीक है, ये जो हमारा अंदर की चीजें हैं, हाँ मान लो ये हमारा जो न्यूक्लियस है, तो इसकी जो अंदर के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं हम लोग। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लाई, जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। मान लो ये जो हमारी स्फेरिकल बॉडीज है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, एंड कई सारी को एक साथ हम लोग न्यूक्लाई कहते हैं, न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट nuclear envelope which consists of two parallel membranes with स्पेस बिटवीन 10 से 50 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो हमारा स्पेस है ये 10 से 50 नैनोमीटर का है। ठीक है, ये पहली न्यूक्लियर स्पेस जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, form a barrier between material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का बैरियर है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन हमारा, उससे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। ठीक है, एंड बियर्स राइबोसोम ऑन इट, और उस पे राइबोसोम भी लगे रहते हैं। ठीक है, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर। ठीक है, इसकी बात न्यूक्लियर पोर की बात कर रहा है। which are formed by fusion of two membranes, जो कि दो membranes के fusion से बनता है। These nuclear pores are the passes through which movement of RNA and protein molecule take place in direction between the nucleus and cytoplasm normally। हाँ, मतलब कि RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें से आते जाते रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन द नंबर न्यूक्लियर आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। ठीक है, नॉर्मली जो होता है न्यूक्लियस एक ही होता है एक सेल में, लेकिन कई सारे सेल्स ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो सब मैच्योर सेल्स, कुछ में तो न्यूक्लियस लैग भी होते हैं, वो भी बता रहा है। ठीक है, तो जैसे एरिथ्रोसाइट हमारा आरबीसी, वो जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, और जब वो इनमेच्योर होता है तो उसमें न्यूक्लियस रहता है। एंड कुछ वस्कुलर प्लांट में भी हमारे सीव ट्यूब सेल्स जैसे, उसमें हमारे न्यूक्लियस नहीं होते हैं।
तो वो सब अब जब चैप्टर आप पढ़ोगे प्लांट वगैरह वाले, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस chromatin. The nuclei are spherical structures present in the nucleoplasm. The content of nucleus it is continuous with the rest of the nucleoplasm as it not membrane bound structure. ठीक है, ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो हमारा मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। एंड इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे आरएनए बनता है, ठीक है, ये बता रहा है। Larger and more numerous nuclei are present in cell actively carrying out protein synthesis, ठीक है। And you may recall that the interface nucleus has loose and indistinct network of nuclear protein fiber called chromatin. इंटरफेस में ये हमारा क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, बट ड्यूरिंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम। बट ये जब हमारा एम फेज में आ जाता है तब हमारा जो यही क्रोमेटिन है वो हमारा क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। जब हमारा क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है तो हमारे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो वो जो क्रोमोसोम्स जब बनता है तो वो कौन कौन से शेप में बनता है, तो वही हम लोग को बताने वाला है, ठीक है। Chromosome in place of nucleus. Chromatin contain DNA and some basic protein called histone and non-histone protein and also RNA. मान लो क्रोमेटिन जो होता है उसमें हमारा DNA, RNA एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन तीनों मिक्स रहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारा इतनी छोटी चीज में हमारा जो डीएनए है वो लगभग 2 मीटर लंबा, मान ले ये एक हाथ का हमारा जो होता है 1 मीटर, लगभग ये 2 हाथ का, मतलब कि 2 मीटर लंबा होता है हमारा डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, सोचो उसमें हमारा 2 मीटर, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पतला होता है डीएनए और कंडेंस फॉर्म में होता है। कंडेंस मतलब कि मान लो ये हमारा एक गोला है तो इसमें ऐसे 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 करके उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे कि वो अट जाता है उसमें, ठीक है। तो तो ऐसे ही हमारा जो डीएनए है वो हमारा लगभग 46 क्रोमोसोम्स बनाता है कंडेंस होके, ठीक है, क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है कब? एम फेज में। एंड you will study the detail of DNA packing in the form of chromosome in class 12th. Every chromosome visible only in dividing cells. Dividing cells जब हमारा एम फेज में आएगा तभी हमारा क्रोमोसोम दिखेगा, ये कह रहा है। Essentially has a primary construction or the centromere on the side of which disc shaped structure called kinetophore, ठीक है। मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो क्रोमोसोम कैसे बनता है? जब हमारे एक इधर है क्रोमेटिड, ये हमारा क्रोमेटिड है, ये दोनों हमारे क्रोमेटिड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा काइनेटोफोर होता है, जैसे हमें पता है यहाँ पे हमारा काइनेटोफोर होता है और बीच में हमारा क्या होता है? सेंट्रोजोम होता है, ये क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर होता है। ये बीच में हमारा सेंट्रोमियर होता है और यहाँ यहाँ काइनेटोफोर होते हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ काइनेटोफोर होते हैं, बीच में हमारा सेंट्रोमियर होता है, ये हमारे क्रोमेटिड होते हैं। चलो ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी एनसीईआरटी रीड कराता हूँ। सो गाइस, अगर हम लोग क्रोमोसोम को देखें, और क्रोमोसोम हमारा कब दिखेगा? जब हमारा एम फेज आएगा, मतलब कि जब हमारा डिवाइडिंग फेज आता है सेल में, तब हम लोग उसे एम फेज कहते हैं। तब हमारा जो क्रोमोसोम होता है तो विजिबल होता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम जब विजिबल होता है तो 4 तरह का शेप बनाता है। हाँ, एक तो हमारा मेटासेंट्रिक, हाँ, जो कि ऐसा होता है,
इक्वल आर्म्स में डिवाइड होते हैं, मतलब कि जो सेंटोमियर होता है वो एकदम बीच में रहेगा। ये हमारे काइनेटोफोर होते हैं, बगल बगल में ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटोमियर होगा जो एकदम बीच में होगा। हाँ, दोनों क्रोमेटिड के, मतलब कि ये जो क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड दोनों, ये हर एक क्रोमेटिड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी इक्वल आर्म्स बनाएगा। और जब हमारा सब मैट्रिक बनता है, सब मैट्रिक क्रोमोसोम, तब हमारा हल्का सा मिडल बीच से, मान लो जो सेंटोमियर है वो हमारा इक्वल आर्म की जगह, मतलब हल्का सा वो स्लाइटली अवे हो जाएगा एट द एंड, ठीक है। मतलब कि मिडल से स्लाइटली अवे हो जाएगा, ठीक है, मतलब हट जाएगा मिडल से। एंड तब हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बनेगा। एंड थर्ड हमारा, जब हमारा सेंटोमियर क्लोज टू एंड, जब सेंटोमियर एंड पे चला जाएगा, थोड़ा एंड के पास चला जाएगा, तब हमारा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। एंड फोर्थ हमारा, जब हमारा सेंटोमियर एकदम एंड पे चला जाएगा, मान लो ये हमारा जो क्रोमेटिड था एकदम एंड पे चला गया सेंटोमियर, तो हमारा क्रोमेटिड दोनों एकदम लंबे हो गए, इधर इधर और उधर का क्रोमेटिड दिखाई ना दे, तो हम लोग इसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक। थोड़ी गंदी राइटिंग हो गई है, बट यार थोड़ा जल्दी था इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेल चैप्टर है वो हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड करा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो एनसीईआरटी गाइस, तो एनसीईआरटी रीड करा देता हूँ। तो लिखा गया है एनसीईआरटी में, सबसे पहले मैं ये दिखा दूँ। देखो, एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। जब डिवाइड होता है सेल्स तभी हमारा क्रोमोसोम दिखता है। इसेंशियल हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और the centromere on the side of which disc shaped structure called kinetophore। मान लो वो जो भी क्रोमोसोम है साइड में क्या लगा रहेगा, काइनेटोफोर लगा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो सेंट्रोमियर होता है बीच में, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या करता है, होल्ड करता है, ये होता है हमारा क्रोमैटिड है, ठीक है, इनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये दो क्रोमैटिड होते हैं, आपस में होल्ड करके रखता है सेंट्रोमियर, और बीच से डिवाइड कर देता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ centromere hold two chromatid of a chromosome based on the position of centromere। देखो, based on the position of centromere on chromosome, ठीक है। सेंटोमियर हमारा कहाँ पे अटैच है उसके बेस्ड पर 4 टाइप के हमारे क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बनते हैं, मेटासेंट्रिक, सबसे पहले बताया द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम has middle centromere forming two equal arms of chromosome। मिडल में लगा रहता है सेंट्रोमियर, तब हमारा बनता है मेटासेंट्रिक। the submetacentric chromosome has centromere slightly away from the middle। मिडल से स्लाइटली अवे रहता है, तब हमारा बनता है सबमेटासेंट्रिक, ठीक है। resulting to short arm and one long arm, इसकी बात कर रही है। in case of acrocentric, इसकी बात, ठीक है, क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड, एंड के पास होता है तब हमारा एक्रोसेंट्रिक बनता है, ठीक है। एंड वेयर द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर, जहाँ सेंट्रोमियर एकदम एंड पे जाके लग जाता है, तो हमारे इधर के जो क्रोमेटिड वो नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसे हम लोग टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो सेल चैप्टर वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है।